नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके बीच फिर से मध्यकालीन भारत के इतिहास को लेकर के आए हैं। जो प्रश्न हमारे छूट गए थे सल्तनत काल में, आज हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। चलिए हम अपने वीडियो में प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था। तो दोस्तों, उसका पूरा नाम जो था, विकल्प है जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, ग्यासुद्दीन या कुतुबुद्दीन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ग्यासुद्दीन बलबन। ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड आपको पता ही होगा कि 1266 से लेकर के 1287 का जो मध्य समय था वो इसका समय था। और इसके एक और नाम था, वो भी आप लोग यहीं भी देख लीजिए, उलुग खां। ठीक है, इसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना। और यह एक इलबरी तुर्क था। तो ये दो तीन पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो आपके आगामी एग्जामिनेशंस में भी क्या होंगे, काम आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। ये प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, तो आपको इसका उत्तर पता ही होगा। वह था आपका इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों सही होगा आपका बलबन। ठीक है ना। उसी ने क्या किया था, लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। कहा जाता है कि उसके जो राजस्व था, उसके दो विशेषताएं थी। पहले में कहा जाता कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और दूसरा था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। वो हमेशा इस चीज़ों को क्या करता था, मानता था। ठीक है। तो बलबन इसका सही विकल्प होगा। अगला देखते हैं हम लोग। ये आपका कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से कथन कारण सही है। पहला है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। जी हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ठीक है, यह भी क्या है, सही है। लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण तो नहीं लग रहा है, जिस कारण आपका बी विकल्प क्या होगा, ज़्यादा परफेक्ट विकल्प होगा। ठीक है ना। और बलबन से संबंधित एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक इसकी प्रथा थी, सिजदा और पैबोस। ये बार बार प्रश्न आता है। तो यह जो शुरू किया था वो भी किसने किया था, आपका बलबन ने शुरू किया था। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो उसने धारण की, देखते हैं, तूतीय हिंद, कैसरे हिंद, जिलाले, जिले इलाही, दीने इलाही। तो दोस्तों उसने जिले इलाही का क्या किया था, भव्य उपाधि को क्या किया था, धारण किया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया। तो दोस्तों यह भी किसने करवाया था, आपका बलबन ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो वो करवाया था आपका बलबन ने, क्या किया था, इसे करवाया था। ठीक है ना। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन से संबंधित सही नहीं है। तो चलिए अब इसमें जो गलत है वो स्टार्ट देखना है हमको। उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों ये स्टेटमेंट एकदम सही है। उसने तुर्काने चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। हाँ, यह भी सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। हाँ, यह भी सही है। जो बी विकल्प है वो आपका क्या होगा, गलत विकल्प होगा, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है। तो उस कंडीशन में बी ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। ठीक है ना। जी हाँ, अब आप सही सोच पा रहे हैं कि बंगाल में क्या हुआ था। बलबन के काल में ही क्या था, 1289 ईस्वी के आसपास क्या था, एक विद्रोह हुआ था। और उस विद्रोह को दबाने के लिए इसने क्या किया था, वहां पर कार्य किया था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। तो बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों
यह भी स्टेटमेंट किससे संबंधित है? बलबन से संबंधित है। गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद, क्या जब भी बात आएगा उसकी दीवारों पे शिलालेख की बात आएगी तो किसका नाम आएगा? बलबन का, ठीक है ना। वह क्या कहता था कि मैं खलीफा का सहायक, वो अपने आप को कहता था, यह भी याद रखिएगा। खलीफा, देखिए लिखा ही हुआ है, खलीफा का क्या था? वो सहायक अपने आप को मानता था। अगला प्रश्न है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ये अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। अलाउद्दीन जो खिलजी था वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित क्या किया था, ठीक है ना। और उसी के संदर्भ में यह स्टेटमेंट बर्नी द्वारा दिया गया है। अगला देखते हैं, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो विकल्प है आपका बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका अलाउद्दीन, ठीक है ना। वही क्या था? नया धर्म चलाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। और वो सिकंदर की तरह वो भी क्या करता था, पूरे जग को जीतने का उसका महत्वाकांक्षा था। वो अपने आप को सिकंदर द्वितीय सानी, ये भी याद रख लीजिएगा, आपको ध्यान आ जाएगा कभी एग्जाम में पाला पड़ जाए इस क्वेश्चन से। सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि क्या किया था? धारण की थी उसने, और यह चीज उसने अपने सिक्कों पे भी क्या की थी? अंकित करवाई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? देखिए अगला प्रश्न तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया तो तुरंत ही समझ में आ गया था, ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां, उलूग खां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जफर खां, ठीक है ना। यह क्या था कि अलाउद्दीन का एक बहुत ज़्यादा मतलब फेमस सेनापति था, और मंगोलों के साथ लड़ाई हुई थी जब, तो वहीं पे ये क्या किया था? मारा गया था, ठीक। अगला है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम। तो दोस्तों देखते हैं, महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राजा रत्न सिंह। तो दोस्तों इसका सही होगा राजा रत्न सिंह, ठीक है ना। और आप देख जानते ही होंगे कि एक बहुत फेमस कवि थे आपके मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने एक काव्य लिखा था, उस काव्य का नाम था पद्मावत, ठीक है ना। उसी में इन्होंने क्या किया था कि पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा जो रत्न सेन थे, उनके जो अत्यंत सुंदर जो उनकी पत्नी थी, उसके बारे में क्या है? पूरा वर्णन मिलता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें वहीं से संबंधित है। अगला है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, यह दक्षिण राज्यों को कब्जा करने में कब्जे में करना चाहता था, सॉरी, ठीक है। तो देखते हैं स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो उसके धन प्राप्ति के अभियान थे, हाँ ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ऐसा उसकी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए आर क्या हो गया? गलत हो गया, और उस आधार पर आपका क्या हो गया? सी विकल्प सही हो गया, ठीक है ना। वो धन और विजय की लालसा थी, लेकिन वो उसकी आंतरिक नीति जो थी ना, हस्तक्षेप वाली नहीं थी, तो जिसके वजह से वो कब्जा करना नहीं चाहता था। ये स्टेटमेंट एकदम क्या है? गलत है। अगला देखते हैं प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ठीक है, तो चलिए देखते हैं देवगिरी का शासक कौन था। रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर, राणा रत्न सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, आप लोग भी एक सेकंड के लिए सोचें, रामचंद्र देव, ठीक है, देवगिरी का वह शासक था। अगला है आपका मैच द फॉलोइंग वाला, तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग। रणथंभौर,
रणथंभौर है वो आपका है हमीर देव। फिर है चित्तौड़, चित्तौड़ का होगा राणा रत्न सिंह। फिर देवगिरी, देवगिरी का होगा आपका राजा राय रामचंद्र। और गुजरात का होगा कर्णदेव। चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें सर्वाधिक उपयुक्त बैठ रहा है। दोस्तों डी क्या होगा यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ठीक है, तो पहला है ग्यासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। तो अलाउद्दीन की जो राजस्व और लगान की जो व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य था, एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करने का इसका क्या था, एक तरह से मुख्य उद्देश्य था। उसने क्या किया था, उन सभी व्यक्तियों से भूमि क्या कर ली थी, छीन ली थी, जिन्हें वह मिल्क, जिसको कहते हैं राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, पेंशन, ये सब जो धर्मार्थ कार्य के लिए दी जाने वाली भूमि, ये सब जो दिया था उसने सब क्या कर लिया, ले लिया। और जब ले लिया तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि खालिशा भूमि अधिक पैमाने पे क्या हुई, विकसित हुई। ठीक है ना। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब होता है कि जो भी राज्य द्वारा दी हुई संपत्ति, चाहे इनाम के रूप में हो, पेंशन के रूप में हो, धर्मार्थ कार्य के रूप में हो, वो सब चीज़ें क्या कर ली, ले ली थी। और वो किससे संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। थोड़ा सा इसके पीछे का आपको पता रहेगा तो ये कठिन प्रश्न आपके आराम से हो जाएंगे। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया? ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जब ये प्रश्न पूछा गया था तो इसके दोनों उत्तर सही थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भी ऐसा किया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था। तो अगर एक विकल्प आपका बने बी एंड सी, तो सही विकल्प आपका कौन सा होगा, ई होगा। क्योंकि आप अगर पढ़ते हैं तो अलाउद्दीन ने भी क्या किया था, अपनी उपज का 50% भूमि कर, जिसको खराज कहा जाता था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, खराज, खराज, ठीक, खराज कहा जाता था, वो निश्चित किया था। और और एक चीज़ और मुझे याद आ रहा है कि दो नवीन कर और लगाए थे इसने, एक मकान के ऊपर कर लगाया था और एक चराई के ऊपर भी कर लगाया था। ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी क्या किया था, द्वाब की भूमि, द्वाब क्षेत्र था उसका, उस पे 50% का क्या किया था, कर लगाया था। तो ये दो ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने लगाया था। तो यहाँ विकल्प एक तो नहीं सही हो पाएगा आपका, बी और सी दोनों विकल्प सही है। हाँ, अगर इसके जगह कोई अकबर या बाबर विकल्प होता तब तो हम अलाउद्दीन खिलजी मारते, और अगर अलाउद्दीन की जगह अगर हुमायूं या कुछ और रहता तो हम तुगलक मारते। ठीक है, तो ये विकल्प क्या हो जाता, सही हो जाता। अगला प्रश्न भी उसी तरह है, सेम यही दो प्रश्न बराबर 2013 और 2016 में रिपीट हो गए थे। चलिए आगे देखते हैं। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ठीक है, तो वह किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, दावा किया था। ठीक है ना। ये आपका 2018 में आया हुआ लेटेस्ट प्रश्न है। सुल्तान जो था अलाउद्दीन, उसने क्या किया था कि भू राजस्व जो व्यवस्था थी उसके पुनर्गठन में उसकी बहुत ज़्यादा क्या थी, एक तरह से रुचि थी। और उसने उपज का 1/2 भाग क्या किया था, राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ कर दिया। और दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति विस्वा, एक था, उपज के आधार पर भू राजस्व क्या किया था, निर्धारित करने की नीति बनाई थी। तो देखिए ये नपाई के आधार पर, ये तो सिंप्लीफिकेशन हो गया इस वाक्य का। अगर इसके जगह आ जाए पैमाइश, ठीक है, पैमाइश और विश्वा, ये शब्द भी अगर मिलता है तब भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्दों से भी आपका पाला पड़ सकता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो चलिए विचार करते हैं। उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीनों की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान व्यवस्था को पूरी तरह सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया। तो दोस्तों इसमें विकल्प ए और 3 दो ही सही हैं, तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बाकी जो है
उतना सही विकल्प नहीं है। अगला है फिर से कथन और कारण वाले प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो दोस्तों यह गलत है कि कोई सुल्तान इस तरह का कम वेतन देना चाहता हो। तो आपका विकल्प ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। ठीक है। निम्न में से किस सुल्तान अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो बाजार सुधार लागू जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, बलबन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो दोस्तों देखिए प्रश्न सेम था, इसीलिए मैं विकल्प नहीं पढ़ा हूं। सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। बाजार कीमत को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयासों ने, अब चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा इसमें सही विकल्प है। कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासकों को जनमानस से दूर किया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि बहुत सफलता प्राप्त की। ठीक है ना। उससे फायदा ये हुआ था ना कि आर्थिक जब सुधार होने लगे तो एक जो इसने एक बहुत बड़ी सेना रखी था उसका भरण पोषण होने लगा, कालाबाजारी क्या हो गई, रुक गई, जो विद्रोह थे उनको भी अंकुश लगाने जो था इसका मुख्य मकसद था, तो वो भी क्या हुआ, इससे पूरा हुआ। तो ये सब चीजें क्या हुई थी। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुझे लगता है कि कम से कम 10 बार तो आ ही चुका है एग्जाम्स में। तो अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों सही उत्तर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मैं शायद चर्चा कर रहा था कि मकान कर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि घरी कर क्या था, उसी से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दो नवीन कर लगाए गए थे उस समय। एक था घरी कर जो कि घर एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, और एक चराई कर लगाया जाता था। दो कर, ठीक है ना। पहले ध्यान रखिएगा, घरी कर और चराई कर। चराई कर मतलब जो दुधारू पशु क्या होता है उसके ऊपर लगाया जाता था। ये दो नवीन कर किसने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। ठीक है ना। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो देखते हैं, ब्यास नदी, रावी, सिंधु, सतलज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रावी नदी। ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो चलिए मिलान करते हैं। देवगिरी, देवगिरी के शासक थे शंकरदेव, एकदम सही है। होयसल मदुरा, वीर पांडे, ये सही है। होयसल का होगा वीर बलाल, ये भी सही है। वारंगल का जो होगा रामचंद्र देव, ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है ना, ये गलत उत्तर है। सारे से विकल्प क्या है बाकी, मैच द फॉलोइंग है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो चलिए देखते हैं, गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उबेग खां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका गाजी मलिक। ठीक है ना। अगला है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो गाजी मलिक जो था आपका तुगलक वंश का क्या था, संस्थापक था। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चलिए देखते हैं, बलबन, इल्तुतमिश, ग्यासुद्दीन तुगलक और रजिया बेगम। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है। अगला विकल्प है आपका क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? बहुत अच्छा है, खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश, तुगलक वंश। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका तुगलक वंश। ठीक है।
दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। ये खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में क्या था, बहुत जबरदस्त था। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अमीर ए कोही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, झारखंड में, यूपी में, कई जगह पूछा जा चुका है। अमीर ए कोही, ठीक है, क्या है ये? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। वो एक्चुअली क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को ज़्यादा एडवांस करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की। ठीक है। तो कोही शब्द आते ही याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई कृषि से संबंधित है, तो वही जो स्थापित किया तो उसी का नाम रखा दीवान ए अमीर कोही। ठीक है ना। और यह जो विभाग इसने स्थापित किया था, इसका मुख्य कार्य था कि कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर के अधिक से अधिक जो भूमि है कृषि कार्य में यूज करना था। ठीक है ना। तो यह जो विभाग था ये कृषि से संबंधित था। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? देखिए यही प्रश्न था, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस किया गया। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। और ये फिर 2 बार फिर पूछ लिया गया था ये। दीवाने कोही किससे संबंधित है? ठीक है ना। तो आपको फिर पता ही है कि किससे संबंधित है, मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ पे ले गया? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। वो ले गया था दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज, लाहौर। तो दोस्तों ले गया था दौलताबाद। ठीक है ना। वो क्या था, बहुत ढेर सारे प्रयोग करता रहता था और उसने सोचा कि दिल्ली से दौलताबाद ले जाएंगे। दौलताबाद जिसको कहा जाता है देवगिरी, अगर विकल्प में देवगिरी लिखा रहे तब भी विकल्प क्या होगा आपका, सही होगा, आप घबराइएगा मत। ठीक है ना। और वो चाहता था कि जो राजधानी परिवर्तन करने के साथ ही साथ और जो साम्राज्य का केंद्र बिंदु है वो एक स्थापित हो, जिससे वहाँ पर राज करने में क्या हो, आसानी हो। इसी कारण उसने क्या किया था, दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थापित किया था, लेकिन उसका यह सोचना सही नहीं हुआ। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। विकल्प है अकबर ने, अलाउद्दीन ने, बहलोल लोदी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है ना। सांकेतिक सिक्के। कथन और कारण वाला ये प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। चलिए देखते हैं, अगला भी पढ़ लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो दोस्तों इसका यह टोकन वाला तो कहीं पे स्टेटमेंट नहीं मिलता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। ए स्टेटमेंट क्या है, एकदम परफेक्ट है, तो इसलिए वीसी विकल्प आपका क्या होगा, एकदम परफेक्ट विकल्प होगा। ठीक है ना। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फारस, मोरक्को, मिस्र, अफगानिस्तान। तो दोस्तों वो कहाँ का निवासी था, मोरक्को का क्या था, वो यात्री था। अगला देखते हैं फिर से कथन कारण। देखिए अब जो प्रश्न चल रहे हैं ना मध्य का सल्तनत काल में, ये सब एडवांस प्रश्न चल रहे हैं कि अगर आपको तो किसी एग्ज़ाम का मेंस देना है या कोई एडवांस एग्ज़ाम देना है, समीक्षा अधिकारी देना है, तो वहाँ इन सारे प्रश्नों से आपको बहुत ढेर सारा लाभ होगा। तो चलिए देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। ठीक है। अगला है, मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। दोनों स्टेटमेंट क्या था, एकदम सही था, और यह उसकी व्याख्या भी क्या कर रहा है। ठीक है ना। जिस कारण ही तो वो फेल हो गया था। मूर देश का यात्री, ठीक, मूर मतलब अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कौन था, मोरक्को। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है ना। अब उसी क्वेश्चन को इसने घुमाया है और देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर,
महमूद गजनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? फिर से यही क्वेश्चन पूछा गया और 2 बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या जियाउद्दीन बर्नी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका इब्न बतूता। ठीक है ना। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का जो विस्तृत विवरण है वो एक यात्री थे इब्न बतूता, उन्होंने अपने वृत्तांत में इसके बारे में क्या हुआ है पूरा चीज बताया हुआ है। ठीक है ना। जी हाँ। और इब्न बतूता की एक बहुत मतलब फेमस किताब भी है और उसका नाम है किताब उल रहेला। ठीक है ना। ये जरूर याद रखिएगा, किताब उल रहेला जो पुस्तक है वो इब्न बतूता से संबंधित है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। देखते हैं पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में, नालंदा में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वो है कहाँ पे? नालंदा में दफन है। ठीक है। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? ठीक है। बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह। तो ये स्टेटमेंट हुआ है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ठीक है ना। एक्चुअली इसके पीछे भी एक कहानी है और उसकी कहानी ये थी कि जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया था, तो दौलताबाद पहुंचने के बाद क्या हुआ था कि एक गुजरात में एक बहुत ज़बरदस्त विद्रोह हुआ था और सुल्तान ने सोचा कि स्वयं ही इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या हो गया, गुजरात के लिए निकल गया। लेकिन वह रास्ते में ही क्या हो गया, पराजित हुआ और भाग करके कहाँ चला गया, सिंध चला गया। ठीक है ना। और सुल्तान जब गुजरात में शांति व्यवस्था करने को जो क्या कहते हैं रवाना हुआ था, लेकिन वो उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। बाद में ये क्या हुआ कि बीमार पड़ा और फिर एक स्थान है ठट्टा, ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि उसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ठट्टा। ठट्टा के निकट क्या होता है कि इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके निधन पर यह जो स्टेटमेंट जो है ये एक बहुत ही विद्वान थे बदायूनी, बदायूनी, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से। ठीक है ना। तो अब आगे चल के ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, तो बदायूनी के द्वारा दिया गया। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर, देखिए मेरे मुंह से ही निकला और अगला प्रश्न वही था, कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को मिल गई, तो किसके लिए कहा गया, तो कहा गया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और शेरशाह सूरी। तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। हमारे यहाँ भी एक हैं तुगलक, लेकिन यह रोजगार दिलवा नहीं रहे हैं और हम लोग पिछले 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ठीक है। प्रश्न वही था लेकिन उसकी लैंग्वेज क्या थी, चेंज हो गई। और दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था। ठीक है। किसने किया था? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन और बहलोल लोदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका फिरोज तुगलक ने क्या किया था, एक
दीवाने खैरात क्या किया था, स्थापित किया था। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो था आपका बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो वो थे फिरोज तुगलक। ठीक है ना। वो फिरोज तुगलक के बारे में कहा जाता है कि वो दासों का बहुत ही शौकीन था, और कई किताबें तो यह बोलती हैं कि उसके यहाँ दासों की संख्या लगभग 1,80,000 के आसपास थी। ठीक है ना। और इन दासों की देखभाल करने के लिए उसने एक विभाग की स्थापना की थी। उस विभाग का नाम दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा, दीवान ए बंदगान। ठीक है। ये क्या था, ये विभाग इसलिए ही बनाया गया था जिसमें 1,80,000 जो लगभग थे, वहाँ जो दास उसकी क्या कहते पूरे देखभाल और उनका पूरा नियंत्रण किया जा सके। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया, ऐसा तो हम लोगों ने अभी कहीं पढ़ा नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट। बलवन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। ठीक है ना। तो घोड़ों को दागने की पद्धति तो अलाउद्दीन के समय में थी, तो ये तो स्टेटमेंट एकदम गलत हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चाचा बैठा, नहीं चाचा नहीं बैठा था, उसका भाई बैठा था, फिरोज तुगलक। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, ये एकदम सही है, और हम लोग अभी पढ़ के भी आ रहे हैं। दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी क्योंकि यह दासों का क्या था, बहुत ज़्यादा शौकीन था। बाकी तीनों स्टेटमेंट ऊपर के क्या है, गलत है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, चलिए बहुत अच्छा है, जिसको हम लोग आजकल PWD भी कहते हैं। इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका फिरोज शाह तुगलक, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना। इसने लोक निर्माण विभाग की क्या की थी, स्थापना की थी। और कहा जाता है कि फिरोज ने लगभग 300 नवीन नगरों का निर्माण भी करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही दमदार था ये शासक। और इसके बसाए नगरों में कई नगर तो नाम बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन एक नगर है जौनपुर, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जौनपुर, हिसार जो आपका हरियाणा में है, फिर आपका है फिरोजपुर, फिरोजपुर। ठीक है ना। फिरोजपुर और फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, बस ध्यान रखिएगा, फिरोजाबाद फिरोजपुर दो ये हो गए, हिसार एक हो गया आपका हरियाणा का, और जौनपुर। ये मतलब कराए तो बहुत ढेर सारे थे, लेकिन जौनपुर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जौनपुर आप मान के चलिए कम से कम 10 बार एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। ठीक है। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहर के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वो है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश, ग्यासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका फिरोज शाह तुगलक। ये क्या था कि नहरों के निर्माण के लिए क्या था, जाल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। और सिंचाई के लिए सुविधा के लिए उसने क्या की थी, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। ध्यान रख लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से, कि सिंचाई की सुविधा के लिए इसने 5 बड़ी नहरों का क्या किया था, निर्माण कराया था। ठीक है ना। और फिरोज शाह तुगलक ने जो इसके सीनियर लोग रहते थे, उलेमा वर्ग, उनकी उनकी मतलब परमिशन लेकर के, जिसको कहते हैं स्वीकृति लेकर के, एक सिंचाई कर लगाया था, उसका नाम था हक ए सर्व। ठीक है ना। ये एक सिंचाई था कर। अब ये पूछ सकता है कि ये किससे संबंधित है, तो एक सिंचाई कर था, देखिए आने आने वाले क्वेश्चन मिलेगा ये, तो उसी से संबंधित था। तो ये दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान बना जिसने सिंचाई पे क्या किया था, कर लगाया था। ठीक है। और उसमें कर का जो सिस्टम था, उसमें उसकी कर का 1/10% क्या करना रहता था, उसको सरकार को देना रहता था। ठीक है।
दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो आप अभी पूरी कहानी पढ़ के आ रहे हैं, तो सही उत्तर होगा आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? पहला है बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों वह था आपका फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या किया था? ब्राह्मणों पे भी क्या किया था? जजिया कर लगाया था। इसके पहले जो भी था वो ब्राह्मण वर्ग जो इस कर से मुक्त रखे गए थे। ठीक है। लेकिन इसने क्या किया था? इस कर को लगाया। तो जब कर लगा तो ब्राह्मणों ने खूब उसका विरोध किया, भूख हड़ताल की। अंत में क्या हुआ कि दिल्ली के जो अन्य हिंदू थे, मतलब ब्राह्मण को छोड़ करके, उन्होंने कहा कि भाई ये लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो चलो हम ही लोग इनके हिस्से का कर दे देते हैं। लेकिन उसने कर समाप्त नहीं किया था, बाकी हिंदुओं ने मिल करके ब्राह्मणों का कर को दिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका, चलिए अनुमान लगाइए, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना। देखिए कितना इसने काम किया है। ये क्या था कि बहुत ज़्यादा इसका रुचि था बागवानी में, और दिल्ली के निकट लगभग इसने 1000 की 1200 के आसपास, मुझे कंफर्म इसका मतलब एक्चुअल फिगर नहीं याद है, उसने नए फलों के क्या लगाए थे? बाग लगाए थे, और उनकी गुणवत्ता सुधार करने के लिए भी क्या किए थे? उपाय किए थे। टोपरा तथा मेरठ के दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी, सिकंदर लोदी। तो वो लाए थे आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो वो ले आए थे फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? ठीक है ना। तो फिर इसका विकल्प है आपका अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका फिरोज शाह तुगलक। देखिए उसने संस्कृतियों को भी बढ़ावा देने के लिए क्या किया था? काम किया था। ठीक है ना। और अनुवाद विभाग की स्थापना करने के बाद उसने हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को खूब अच्छे से समझ सकें, जिससे संस्कृत और फारसी ग्रंथों का आपसी क्या हो? एक समन्वय हो, और लोगों के विचारों का क्या हो? आदान प्रदान आसानी से हो सके। अगला है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। ये भी बहुत बेहतर क्वेश्चन है। पहला विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर, औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका फिरोज तुगलक। ठीक है ना। इसने क्या किया था? ये पहला ऐसा भारतीय शासक था कि उसने राज्य के खर्चे पे ही हज जाने की क्या थी? व्यवस्था की थी। ठीक है। और इसने एक खैराती अस्पताल भी बनाया था, और उस खैराती अस्पताल का नाम है दारुल शफा। देखिएगा शायद अगले क्वेश्चन में कहीं मिले ही है, दारुल सफा। उसने क्या किया था? एक खैराती अस्पताल बनाया था। खैराती मतलब होता है कि जहाँ पर आपको निःशुल्क सेवाएं आसानी से मिल सके, और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हकीमों को रखा गया था लोगों की चिकित्सा के लिए। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा, चलिए देखिए आ ही गया, ये क्या था? एक तरह से एक खैराती अस्पताल। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो चलिए देखते हैं कौन था अंतिम शासक। तो अंतिम जो शासक थे फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नसरुद्दीन महमूद और नुसरत शाह। तो दोस्तों इसका सी विकल्प ज़्यादा परफेक्ट है, नसीर उद्दीन महमूद जो थे वह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है ना।
तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसमें तो दोस्तों कोई विकल्प सही नहीं लग रहा है, क्योंकि जो तैमूर का आक्रमण हुआ था वो तो हुआ था नसरुद्दीन महमूद के काल में हुआ था। तो नसरुद्दीन महमूद तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है विकल्प, इसलिए ये विकल्प प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत आक्रमण किया था? तो आप ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा नसरुद्दीन महमूद। ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए अब अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले, अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो कहीं आपको बोरियत ना हो, इसके लिए अब हम लोग इसको यहीं पे आज समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए पार्ट्स को लेकर के हम आपके बीच आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिए। अगर कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं ज़रूर उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। मैं भी अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता हूँ। आप लोगों के कीमती जो सुझाव रहेंगे उससे दिन प्रतिदिन मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करके आप लोगों के बीच अच्छा से अच्छा प्रश्नों का संग्रह प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।